नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4ONO में। आज के वीडियो में हम नर्सिंग असिस्टेंट के सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जो कि है जीके, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इन्हीं 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जीके से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 40 नंबर के होते हैं। तो इस हिसाब से हर क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाता है। जीके का डिफ़िकल्टी लेवल जो एनए के लिए आता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, यानी या तो आसान या फिर नॉर्मल। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते हैं जीके से रिलेटेड। फिर आते हैं मैथ पे। मैथ में 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 20 नंबर के होते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10th लेवल के होते हैं, या कभी कभी 11th या 12th से भी आ जाता है, लेकिन अक्सर 10th लेवल के ही आते हैं। फिर आते हैं फिजिक्स में 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, बायोलॉजी में 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। दोस्तों फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सबका ही जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो 10th to 12th होता है, यानी 10वीं से 12वीं तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो टोटल इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। और इसमें पासिंग मार्क्स आपको 80 मार्क्स लाने होते हैं। कई बार हमको पूछा जाता है क्या सिर्फ पासिंग मार्क्स लाके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही पेपर में 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी आपके हर गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट दिया जाएगा। एक बात और दोस्तों, जो 5 सब्जेक्ट इसमें हैं, इसके हम सिर्फ 3 क्वेश्चन ही लेंगे। हालांकि यहाँ पे 10, 5, 5, 15 हैं, लेकिन हम हर सब्जेक्ट के सिर्फ 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो छोटा रहे। अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्वेश्चंस वीडियो में डिस्कस किए जाएं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, उसी हिसाब से हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप फुल क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो आप शुरू करते हैं पेपर को। सबसे पहला इसमें आता है सेक्शन ए, जो कि है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में किन राष्ट्रों को ध्रुवीय शक्ति कहा जाता था? ऑप्शंस हैं जर्मनी, इटली एंड जापान, यूएसए, इंग्लैंड एंड रशिया, इटली, इंग्लैंड एंड फ्रांस, या फिर जर्मनी, रशिया या इंग्लैंड को। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी, इटली एंड जापान, यानी कि ए। दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। यह युद्ध 2 मुख्य विश्व शक्तियों, मित्र राष्ट्र एवं ध्रुवीय राष्ट्र के मध्य लड़ा गया था। ध्रुवीय राष्ट्र मुख्य रूप से जर्मनी, इटली और जापान सहित हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया का गठबंधन था। मित्र राष्ट्र मुख्य रूप से अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सहित ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और यूगोस्लोवाकिया का गठबंधन था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित? ऑप्शंस है नारंग कप, कलिंगा कप, सहारा कप या फिर बेटन कप। इसका सही उत्तर है बेटन कप। दोस्तों बेटन कप हॉकी से रिलेटेड होता है, और नारंग कप बैडमिंटन से रिलेटेड, वहीं कलिंग कप फुटबॉल और सहारा कप क्रिकेट से रिलेटेड होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 360, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आर्टिकल 356। इसके बारे में थोड़े तथ्य जानते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई भी राज्य सरकारी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति की देखरेख में राज्य मशीनरी का प्रत्यक्ष नियंत्रण ले सकती है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला सेक्शन हमारे पास मैथ्स का है, यानी मैथमेटिक्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इस इक्वेशन या फिर समीकरण को हल करें। तो इसका ऑप्शन है 0.2, 0.5, 0.8 या फिर 1.5।
और इसका सही उत्तर है 0.8। दोस्तों इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आप इस इक्वेशन या फिर इस सॉल्यूशन को ढंग से समझ पाएं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि √6 डिवाइडेड बाय √441 इज इक्वल टू 0.02 है तो x का मान है 1.64, 1.764, 2.64 या फिर 0.1764। इसका सही उत्तर होगा डी यानी 0.1764। इस तरीके से हम इसे हल करके 0.1764 निकाल सकते हैं। अगला सवाल है √1 माइनस cos a अपॉन √1 प्लस cos a इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शंस हैं कोसेक a इज इक्वल टू cot a माइनस कोसेक a प्लस cot a या फिर cot a प्लस कोसेक a, और इसका सही जवाब है कोसेक a माइनस cot a। इस तरीके से इसे सॉल्व करके आप कोसेक a माइनस cot a आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन है फिजिक्स। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का उपयोग डैश सही करने के लिए किया जाता है, यानी कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट डैश। कैटरैक्ट या मोतियाबिंद, हाइपरमेट्रोपिया या फिर दीर्घ दृष्टि दोष, मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया या फिर जरा दूरी दृष्टि दोष। तो इसका सही उत्तर है सी मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। इसके बारे में तथ्य जानते हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। एक मायोपिक आंख में दूर की वस्तु की छवि रेटिना के सामने बनती है, ना कि रेटिना पे। इस दोष के उत्पन्न कारण हो सकते हैं, यानी इस दोष को उत्पन्न करने वाले कारण हो सकते हैं नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या फिर नेत्र गोलक का बढ़ाव। निकट दृष्टि दोष को उपयुक्त शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। उपयुक्त शक्ति का एक अवतल लेंस रेटिना पर छवि को वापस लगाएगा और इस प्रकार दोष को ठीक किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी अनुदैर्घ्य तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स या फिर अनुप्रस्थ तरंगे, मैकेनिकल वेव्स या फिर यांत्रिक तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका सही उत्तर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके बारे में तथ्य जानते हैं। अनुदैर्घ्य वे तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के अलग अलग कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के समानांतर एक दिशा में चलते हैं। यह कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं लेकिन वे केवल अपनी विश्राम स्थिति के आगे पीछे चाल करते हैं। कुछ इसी प्रकार ध्वनि तरंगे भी प्रसारित होती हैं जिस कारण ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति से गुजरती है तो उसके स्पीड चेंजेस या गति में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है या फिर वेलोसिटी चेंजेस या फिर एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, त्वरण समान रहता है या फिर वेग समान रहता है यानी वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म। और इसका सही उत्तर होगा वेलोसिटी चेंजेस या वेग में परिवर्तन होता है। चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। वेग में परिवर्तन इसकी परिमाण में परिवर्तन या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ के साथ निरंतर परिमाण के वेग के साथ चलित है तो उसके वेग में एकमात्र परिवर्तन गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे एक गोलाकार पथ के साथ चलने वाले खिलाड़ी की गति त्वरित गति का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, दो हाइड्रोजन परमाणुओं में किस प्रकार का आबंध होता है या व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज ज्वाइनिंग द टू हाइड्रोजन एटम्स। पहला ऑप्शन पाई बॉन्ड या फिर पाई आबंध, आयोनिक, कोवेलेंट या सहसंयोजक, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर विद्युत संयोजी। इसका सही उत्तर है कोवेलेंट या सहसंयोजक। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। एक सहसंयोजक आबंध, जिसे एक आणविक आबंध भी कहा जाता है, एक रासायनिक आबंध है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का दो परमाणुओं के बीच कुछ इस तरह से बंटवारा होता है कि दोनों परमाणु अपने अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार स्थिरता प्राप्त करते हैं। इन युग्म इलेक्ट्रॉनों को साझा युग्म या संबंधीय युग्म के रूप में भी जाना जाता है। सहसंयोजक आबंध दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, समान तरह से परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को साझा करना, जैसे कि H2O2 Cl2 आदि का गठन,
या फिर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझा करना, जैसे NH2, CH4, H2O आदि का गठन। अगला क्वेश्चन, दूध एक उदाहरण है। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इमल्शन या फिर पायस, सॉल्यूशन या फिर विलयन, जेल या फिर सस्पेंशन। पायस ऐसे कोलाइड होते हैं जिसमें परिक्षिप्त, परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जल में तेल और दूसरा तेल में जल। जल में तेल का पायस, इस प्रकार के पायस में छितराया हुआ तेल होता है और फैलाव का माध्यम पानी होता है। दूध इस प्रकार के पायस का एक उदाहरण है जिसमें तरल वसा को पानी में फैलाया जाता है। तेल में जल का पायस, इस प्रकार के पायस में छितराया हुआ पानी होता है जबकि फैलाव माध्यम तेल होता है। मक्खन इस प्रकार के पायस का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम बनाती है? ऑप्शंस हैं कॉपर, मरकरी या फिर पारा, लेड या एल्यूमिनियम, और इसका सही उत्तर है मरकरी। अमलगम एक मिश्र धातु है जो पारा और अन्य धातु से मिलकर बना होता है। पारे के अनुपात के आधार पर यह एक तरल, एक नरम घोल या एक ठोस हो सकता है। लगभग सभी धातुएं पारे के साथ अमलगम बना सकती हैं। अमलगम के कई अलग अलग प्रकार हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: सोना अमलगम, सिल्वर अमलगम, डेंटल अमलगम, पोटेशियम अमलगम, सोडियम अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम, अमोनियम अमलगम, जिंक अमलगम आदि। अब अगला सेक्शन हमारे पास है बायोलॉजी का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अ टेंडन टिश्यू कनेक्ट या फिर एक कंडरा उत्तक जोड़ता है। ऑप्शंस हैं बोन टू मसल या फिर अस्थि से मांसपेशियों को, टिश्यू टू बोन यानी अस्थि से उत्तक को, बोन टू बोन यानी अस्थि से अस्थि को, नर्व टू टिश्यू यानी उत्तक से तंत्रिका को। इसका सही उत्तर है बोन टू मसल या अस्थि से मांसपेशियों को। एक टेंडन या स्न्यू रेशेदार संयोजी उत्तक का एक कठिन समूह है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ये रेशेदार उत्तक मजबूत होने के कारण तनाव को सहने में सक्षम होते हैं। टेंडेंस विस्कोइलास्टिक संरचनाएं हैं, जिसका अर्थ है कि वे चिपचिपा और लचीलापन दोनों व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, किंतु इनका लचीलापन सीमित होता है। टेंडेन स्नायु बंधन के समान हैं, दोनों कोलिजन से बने होते हैं। स्नायु बंधन एक हड्डी से हड्डी तक जुड़ते हैं, जबकि शरीर की उचित कार्यप्रणाली के लिए टेंडेन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन अपने वैज्ञानिक नाम के अनुसार सही है? विटामिन ए अर्गोक्लासिफेरोल, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन सी रिबोफ्लेविन, विटामिन ई रेटिनॉल। इसका सही उत्तर है बी, विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन ए का सही वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन B2 का रिबोफ्लेविन, विटामिन सी का एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन D2 का एर्गोकैलिसिफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल्स या टोकोट्रेनॉल्स। अगला क्वेश्चन, डीटीपी टीके का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस या फिर पर्टुसिस, और इसका सही उत्तर है पोलियो। चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। डीपीटी या फिर डीटीपी या डीटीडब्ल्यूपी मनुष्यों में 3 संक्रामक रोगों के खिलाफ संयोजक टीकों का एक वर्ग है: डिप्थीरिया, पर्टुसिस या फिर काली खांसी और टेटनस। डीटीपी टीके के घटकों में डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्साइड शामिल होते हैं और बैक्टीरिया की पूरी कोशिकाओं को मारते हैं, जो पर्टुसिस डब्ल्यूपी का कारण बनता है। डीटीपी टीके विभिन्न योगों में उपलब्ध हैं और 0.5 ml की मात्रा में दिए जाते हैं। 5 सबसे आम DTWP, DTAP, TDAP, DT और TD हैं। इन टीकों में से 3 DTWP, DTAP और DT 7 साल से कम उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं और 2 TDAP और TD 7 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे
हर सेक्शन के 3-3 सवाल कंप्लीट होते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरे 50 क्वेश्चंस को हम वीडियो में डिस्कस करें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.4ono.com पर जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।